जब हम बात करते हैं वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स की, तो आपको लगता है, हालांकि बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं वेनेजुएला पे, अमेरिका ने बहुत सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इंटरनेशनली बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके चलते आपको लगता है कि ऑयल प्राइसेस पे आने वाले टाइम पे कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? क्योंकि अमेरिका कह रही है कि अब हम फॉर द टाइम बीइंग अब हम चलाएंगे वेनेजुएला को। हाँ। अब और भारत पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखता है तेल के दामों देखिए, वो जब उन्होंने बोला था तभी प्रश्न उठे थे कि भाई तुमने बस उनके राष्ट्रपति को निकाल के गिरफ्तार किया है, पर जो सरकार थी उनकी वो तो अभी भी उधर चल रही है। तो तुम कैसे वेनेजुएला को चला रहे हो? नंबर वन, वो ब्लॉकेड किया है उन्होंने वेनेजुएला के तेल को। अब अगर तेल का प्राइस बढ़ेगा तो सबसे बड़ा फायदा तो रूस को ही होगा, क्योंकि रूस का दूसरा सबसे ज्यादा, देखिए आप जो वेनेजुएला पे ब्लॉकेड कर सकते हैं, रूस पे तो आप ब्लॉकेड नहीं कर सकते, है ना? तो रूस का बहुत प्रॉफिट भी होने वाला है। हिंदुस्तान पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा तो डील है रूस के साथ कि भाई तुम हमको प्रिविलेज रेट्स पे तेल बेचोगे करके। नाउ अगर किस स्थिति में हिंदुस्तान पे असर पड़ेगा कि वेनेजुएला का आपने सरकार नहीं बदला, ब्लॉकेड चलता रहा और ट्रंप और पुतिन ने समझौता किया है, ओके। फिर पुतिन का कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो हमको सस्ते पे तेल बेचे। वो बोलेंगे हमारे से कि भाई मार्केट में हमारा तेल है, तुमको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो फिर कहीं और जाके मगर खरीदो। किन कंडीशंस पे ये समझौता हो सकता है अमेरिका और रशिया के बीच में? मैं तो मानता हूँ कि एक किस्म से समझौता हो ही गया है। ये अच्छा। एक किस्म का वो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है कि भाई हमने मदुरो के साथ किया है, तू जल्दी से जल्दी, पर तेरे को ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमने किया। आपको याद होगा कि इनिशियली रूस का प्लान क्या था। उन्होंने कीव को पहला दिन जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, बॉम्बार्ड किया था। उन्होंने कीव को सराउंड, जो राजधानी है उसको सराउंड किया किया था, था। क्योंकि उनका प्लान था कि वो जेलेंस्की को ये करेंगे। तो शायद वो बोल रहा है कि भाई देख, मेरा एक एक किस्म से ये भी ट्रंप बोल रहे हैं पुतिन को, भाई मेरी औकात देख ले, अपनी औकात देख ले। मैं जो 1 घंटे में कर पाया, तू 4 साल में नहीं कर पा रहा है। दूसरा, जो अगर रूस उसको पकड़ भी ना पाया, उसको एक ब्राह्मोस मिसाइल से तो उड़ा सकता है। डू यू वांट टू डू दैट? बिकॉज इफ यू डू दैट, इफ जेलेंस्की इज रिमूव्ड, तो बचा क्या है यूक्रेन में नेगोशिएट करने के लिए? उधर राष्ट्रपति का चुनाव तो अभी हुआ नहीं है बहुत सालों से, क्योंकि जब से युद्ध चला है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है उनका ये। अब इस स्थिति में मैं मानता हूँ बस एक चीज़ है नेगोशिएट करने के लिए बाकी, कि यूक्रेन की कितनी ज़मीन रूस को मिलेगा। आई थिंक रूस को मैक्सिमम क्या चाहिए कि जो ड्नीपर नदी है, तो यूक्रेन अगर ऐसा है तो ड्नीपर एक ग्रेटर दैन साइन की तरह ऐसे जाता है, ठीक? जो भी वो ड्नीपर नदी के पूरब में है, रूस बोलेगा पूरा का पूरा हमको मिलना चाहिए, और जो पश्चिम में है उसमें जो दक्षिण एरिया है ओडेसा, वो हमको मिलना चाहिए। यानी कि यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाना चाहिए, उसका कोई भी समुद्री तट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो यूक्रेन बचेगा उसको कभी भी आप नेटो में अलाउ नहीं करोगे। ओके। और ये तो मार्को रूबियो ने आपको वो भी कर दिया है। सो आई थिंक पार्ट 2 जो टेरिटोरियल कंसेशंस होने हैं, वो यूक्रेनियन न्यूट्रलिटी, एनफोर्स न्यूट्रलिटी, उस पे तो मार्को रूबियो ने ऑलरेडी हाँ बोल दिया, तो वो स्ट्रेटेजिक सिग्नल गया है मॉस्को को। पार्ट 1 जो है कि आपको कितना सारा उसका जमीन मिलने वाला है। अब देखिए, अगर ट्रंप क्या बोल रहे हैं जब उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया कि भाई सब तुम्हारा तेल हमारा तेल है, एक किस्म से ही इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज जो भी उधर मशीन्स थे, देखिए ऑयल में जो प्रॉफिट मार्जिन्स है ना, वो बहुत सिलेंडर हैं। क्योंकि उधर क्या होता है कि जैसे ही प्राइस ड्रॉप होता है, आपका जो प्राइस डिफरेंशियल होता है वो इक्विपमेंट पे बेस्ड है, कितना मॉडर्न इक्विपमेंट है, और वो इक्विपमेंट कितने एफिशिएंटली तेल को निकाल पा रहा है ताकि वो प्राइस हम कवर कर सकें। जो 90 से ज़्यादा % जो आप तेल देते हैं अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल स्टेशन में,
90% से ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, उसका दाम नहीं है। एक्चुअल में दाम जो है पेट्रोल का शायद 7-8 रुपए है प्रति लीटर। बाकी का जो 93-94 रुपीज़ जो आप दे रहे हैं वो वो टैक्स पूरा भर का रहा पूरा सरकार को जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हुगो चावेज ने अमेरिकन कंपनीज को उधर से निकाला था, उधर शेयरिंग अग्रीमेंट था कि भाई वेल्स वो ऑयल के जो निकालने वाले हैं वो हम चलाएंगे, जो भी इक्विपमेंट होगा उसका हम अपग्रेडेशन करते रहेंगे। तो काफ़ी सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था और उधर उनका डील था कोई, आई डोंट रिमेंबर व्हाट द टर्म्स, 50-50 समथिंग लाइक दैट, विच इज़ यूजुअली द थिंग। अमेरिका के साथ अमेरिका के साथ डील था कि भाई पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे, तेरे को पैसा मिलते रहेगा। ठीक है, उन्होंने वो सब बंद कराया था, ऑयल वेल्स ले लिए थे, कोई कॉम्पनसेशन भी पे नहीं किया था वेनेजुएला ने। वेनेजुएला ने। सो देयर इज एन इशू ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हियर, देयर इज अ वैलिड इशू ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हियर। ठीक है, अब अगर इस तहत आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो उनका एक किस्म से प्रॉपर्टी का हक बनता है कि ट्रंप जाके फिर से वो ऑयल वेल्स कब्जा कर ले और बोलेगा कि भाई ये अब अमेरिकन टेरिटरी है। जैसे क्यूबा में उन्होंने ग्वांतानामो बे शुरू करके रखा है, वैसे ही इधर ये सब हमारा हम ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हैं। अमेरिका ने कभी नहीं बोला है कि ग्वांतानामो क्यूबा का भाग नहीं है, वो मानते हैं कि ये क्यूबा का भाग है, बस आपने ट्रीटी साइन करके रखा है तो हमारा ये है। ये इधर बोलेंगे कि आपने ट्रीटी का उल्लंघन किया था, तो इसीलिए ये इसीलिए हम हमारा इसको हड़प रहे हैं, ये आपका ही पार्ट है, पर अभी के लिए हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं। क्योंकि आपने कैपिटल वापस से रीपे किया नहीं। जी, अब अगर उन्होंने ये किया, फिर रूस क्या सब बोल सकता है यूक्रेन के बारे में, है ना? सो ये भी है। आई थिंक, आई पर्सनली फील इट इज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, पर बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर डिसीजन में ना थोड़ा थोड़ा पागलपना, थोड़ा थोड़ा पर्सनल लाइक या डिसलाइक, थोड़ा थोड़ा रैशनल, थोड़ा थोड़ा इरैशनल, थोड़ा थोड़ा अच्छा इंटेलिजेंस, थोड़ा थोड़ा खराब इंटेलिजेंस, हर चीज़ को थोड़े थोड़े तादाद में, ये कोई मिर्च नहीं है, हल्दी नहीं है, धनिया नहीं है, ये तो हम ये possibilities गरम की- मसाला है, बहुत चीज़ों का मिश्रण है।